हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 14 एंड 15 अक्टूबर का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जो गवर्नमेंट मिशन एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होती है। अगर आपको मेरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे मेरी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। Recently, the Prime Minister praised the successful completion of 3 years of Prime Minister Gati Shakti National Master Plan. This scheme is implemented for how many sectors? गति शक्ति स्कीम को लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड कनेक्टिविटी प्लानिंग के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। ये स्कीम अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी फॉर 5 इयर्स और इसमें 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। Now the question is, this scheme is implemented for how many sectors? तो टोटल 7 सेक्टर्स के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था और ये 7 सेक्टर्स हैं रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अक्टूबर 2024 में गति शक्ति स्कीम को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इस 3 साल में कुछ अचीवमेंट भी हुए हैं, जैसे कि गति शक्ति स्कीम के थ्रू टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 225 गीगावाट तक डेवलप करना, जो अभी 87.7 गीगावाट तक अचीव किया गया है। वहीं अगर बात करें इंडियन रेलवे के द्वारा कार्गो यूज पे, तो टारगेट था 1600 कार्गो यूज बाय इंडियन रेलवे, जिसको 1210 कार्गो यूज को अचीव किया गया है। 4G मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को इंडिया के सभी विलेजेस में एक्सपैंड किया गया है और ये स्कीम अभी तक 27 डिस्ट्रिक्ट तक इम्प्लीमेंट हुई है, जबकि आने वाले सालों में 750 डिस्ट्रिक्ट तक इसको इम्प्लीमेंट करने का उम्मीद है। इतना ही नहीं, 197 मेगा फूड पार्क बनाने की भी प्लानिंग हो रही है और 220 एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर एयरड्रोम्स को डेवलप करने की भी प्लानिंग इसमें हो रही है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में सैटेलाइट इमेजिनरी को यूज किया जा रहा है फॉर इरिगेशन फैसिलिटी एंड कानपुर हुआ, बनारस हुआ एंड श्रीनगर सिटी हुआ, इसमें लॉजिस्टिक प्लान को डेवलप किया जा रहा है टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, recently which company got the status of Maharatna, making it the 14th central public sector enterprises to receive this prestigious classification from government of India? ऐसी कंपनी है जिसको रिसेंटली महारत्न का स्टेटस मिला है। महारत्न कंपनी जो होती है ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं और इसका स्टेटस पाने की भी कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर वो कंपनी उस क्राइटेरिया को अचीव करती है तभी उसे महारत्न का स्टेटस मिल सकता है। इसके कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं कि अगर कोई भी कंपनी महारत्न का स्टेटस पाना चाहती है तो उसके पास सबसे पहले तो नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए। उसके अलावा उसकी प्रॉफिट 3 साल में 5000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए लगातार 3 साल में, या फिर उसका एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए 3 साल में। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का स्टेटस मिला है। ये 14th नंबर की कंपनी है जिसको महारत्न स्टेटस मिला है। इसके पहले 13 कंपनीज ऐसी हैं जो महारत्न कैटेगरीज में आती हैं, जिसमें फर्स्ट कंपनी जिसको महारत्न का स्टेटस मिला था वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और अभी रिसेंट न्यूज है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी मिला था फॉर प्रमोटिंग हिंदी लैंग्वेज एट वर्क प्लेस। हिंदी दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर नवरत्न कंपनी की बात करें तो इंडिया में टोटल 22 नवरत्न कंपनीज हैं और नवरत्न कंपनी पाने के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया तो इनको ये है कि ये कंपनीज के पास मिनी रत्न का स्टेटस होना चाहिए। मिनी की प्रॉफिट 5000 करोड़ होनी चाहिए 3 साल में और इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 15,000 करोड़ होना चाहिए, या फिर एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। Additionally, these companies are able to invest 1000 crore without approval of government. Without government approval ये 1000 करोड़ को इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसी कंपनीज को नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है। नेक्स्ट, to expose illegal activities in the cryptocurrency market, Federal Bureau of Investigation has started a sting operation by creating an Ethereum-based token named WAT.
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उस फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है बाय क्रिएटिंग एन एथरम बेस्ड टोकन और इस टोकन का नाम है नेक्स्ट फंड एआई। नेक्स्ट फंड इस टोकन का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस व्हिच इज हैपनिंग इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसके कारण जो ट्रेडर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देते थे अपनी बेनिफिट के लिए उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। इस ऑपरेशन के स्टार्ट करने के बाद अभी तक टोटल 30 ऐसे इंडिविजुअल एंड कंपनीज ऐसे हैं जिनको एफबीआई चार्ज कर चुकी है। इन कंपनीज में जेडएम क्वांट, सीएलएस ग्लोबल, माई ट्रेड जैसे मनी मार्केट मेकर्स भी इन्वॉल्व हैं। इस ऑपरेशन में अभी तक टोटल $25 मिलियन को रिकवर किया गया जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अप्रूवल के बाद इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएस के द्वारा चलाई जा रही एक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी टीम है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में है और इसके फाउंडर कौन है? चार्ल्स जोसेफ बोनापार्टे। चार्ल्स जोसेफ बोनापार्टे। नाउ नेक्स्ट, the Union Ministry of Earth Science approved the installation of which kind of radar in Wayanad district in Kerala to improve weather tracking and provide early warning for landslide. केरला में जुलाई के मंथ में हैवी फ्लड आया था जिसकी वजह से वहां के लोगों को भारी नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में रडार को इंस्टॉल किया गया है जिसकी हेल्प से वेदर को ट्रैक किया जा सकेगा और वार्निंग सिग्नल्स मिल सकेंगे रिलेटेड टू लैंडस्लाइड। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो वेव्स को भेजती है जो कि हेल्प करता है ये बताने में कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है या फिर कितनी पास है। इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है जिसकी हेल्प से रेडियो सिग्नल्स भेजा जाता है और एक रिसीवर होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करने के बाद बाउंस बैक करता है। आपने डॉपलर रडार के बारे में सुना होगा जो कि डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है जिसमें साउंड या लाइट की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे कितनी तेजी में मूव कर रहा है, पास आ रहा है या फिर कितनी तेजी में आपसे दूर जा रहा है। ये जो डॉपलर रडार है ये बेसिकली वेदर फोरकास्ट करने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि रेनफॉल रेंज बताता है और क्लाउड मूवमेंट कितनी तेजी से क्लाउड जा रही है आ रही है, ये कितनी तेजी से क्लाउड मूव कर रही है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। अभी रिसेंटली केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में एक्स बैंड रडार को इंस्टॉल किया गया है। एक्स बैंड रडार 8 से 12 गीगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। चूंकि ये बहुत ही शॉर्टर रेंज होता है इसकी हेल्प से क्लियर, एक्यूरेट एंड हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट किया जा सकता है जिसकी वजह से वहां के सॉइल मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके और लैंडस्लाइड को कंट्रोल किया जा सके। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन मौसम को स्टार्ट किया है जिसके तहत प्लानिंग है कि 2026 तक टोटल 60 रडार को इंस्टॉल किया जा सके। नेक्स्ट, as per report by IRENA and the International Labour Organization, the world added 347 gigawatt of solar energy in 2023, marking a 74% increase from the previous year. Which country played the biggest role in the solar energy boom? जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी कवर किया है कि एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सोलर एनर्जी बूम के ऊपर रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, तो वो है IRENA एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 2022 से लेकर के 2023 तक टोटल 74% इंक्रीज देखा गया है सोलर एनर्जी सेक्टर में, जिसमें 347 गीगावाट सोलर एनर्जी को डेवलप किया गया है और सबसे ज्यादा कोई अगर कंट्री इस सोलर एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया है तो वो है चाइना। चाइना अकेले 216.9 गीगावाट सोलर एनर्जी को डेवलप किया है जो कि जितनी एनर्जी डेवलपमेंट है उसका 63% है एंड रिमेनिंग 83.4% का जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट यूएस, इंडिया, इटली, जापान, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया मिलकर के की है। ओवरऑल यूरोप से 54 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया गया है। ठीक है, ओके, चूंकि सोलर एनर्जी में बूम देखने को मिला है तो सोलर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी भारी मात्रा में देखने को मिला है। 2022 में जहां 4.9 मिलियन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया था वहीं 2023 में ये बढ़ करके 7.1 मिलियन हो गया है और अकेले चाइना में
4.6 मिलियन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया है और 7,57,500 जॉब क्रिएशन हुए हैं यूरोप में। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को डेवलप किया है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को डेवलप किया है। इस प्लान के मुताबिक 500 गीगावाट इन रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव किया जाएगा 2030 तक और 600 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव किया जाएगा 2032 तक। नेक्स्ट, to strengthen the relationship between US and India in key areas like business, technology, defense and energy. The US India Strategic Partnership Forum Summit took place in तो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एरियाज जैसे कि बिजनेस हो गए, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एनर्जी के सेक्टर में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम समिट हुआ है। ये समिट न्यू दिल्ली में किया गया है। इस समिट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किए गए हैं जैसे कि ट्रेड, इंडिया एंड यूएस में ट्रेड को बढ़ाने की बात इसमें की गई, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट, सेमीकंडक्टर फील्ड में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया गया, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव से रिगार्डिंग इसमें बातचीत की गई और सप्लाई चेन को कैसे इंप्रूव किया जाए जिससे कि ट्रेड को इंप्रूव किया जा सके, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया। डिफेंस सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जा सके, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया। इसके अलावा इंडिया एंड यूएस के बीच में हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया। रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ में भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया था जिससे कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके और इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इंडिया ने मालदीव्स को इंडिया ने मालदीव्स को भी $750 मिलियन का लोन दिया है जिससे कि मालदीव्स जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रहा है उसमें इसको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, which mission has been launched by aerospace startup Space Kids India to train 12,000 girls aged 14 to 18 from 108 countries in space technology, aiming for a satellite launch under ISRO's Chandrayaan 4 mission in 2026. इसरो के चंद्रयान 4 मिशन को देखते हुए एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें 12,000 लड़कियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष की होगी और ये लड़कियां 108 कंट्रीज से आ सकती हैं। इस पूरे मिशन में इन लड़कियों को 120 आवर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको नॉलेज दी जाएगी, नॉलेज शेयर की जाएगी। इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है जिससे कि यूथ गर्ल्स जो हैं, जो विमेन्स हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इन स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ मंथ पहले मैंने एक न्यूज कवर किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड ब्रिटिश काउंसिल ने पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च विमेन्स इन स्पेस प्रोग्राम। तो विमेन्स को स्पेस टेक्नोलॉजी में साइंस के फील्ड में डेवलप करने के लिए, साइंस के फील्ड में उनको आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ये जो मिशन होगा इसका नाम है शक्ति 7। शक्ति 7 स्पेस किड्स इंडिया का ये फर्स्ट ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है और ये स्टार्टअप चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। ओके, इसके पहले भी स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से 4 ऑर्बिटल सैटेलाइट, 3 सब ऑर्बिटल प्लेलोड्स एंड 18 बलून सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जा चुका है। अगर विमेन्स की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना जो है ये फर्स्ट स्टेट है जिसने कि विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। नाउ लेट्स फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। दिया मिर्जा को अपॉइंट किया गया एज एन जूरी मेंबर फॉर ALT एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 और ये फिल्म फेस्टिवल होगा नवंबर 22 से 8 दिसंबर के बीच में। एस परमेश को अपॉइंट किया गया है एज इन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड और इनका अपॉइंटमेंट क्यों हुआ है क्योंकि राकेश पाल जो पहले डायरेक्टर जनरल थे इनकी सडन डिमाइस हो गई है, सडन मृत्यु के कारण इनको अपॉइंट किया गया है। एल सत्य श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ जेम पोर्टल और फॉर्मर कौन थे? फॉर्मर थे PK सिंह। जो भी फॉर्मर थे ना उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। नोएल टाटा को अपॉइंट किया गया है न्यू लीडर ऑफ टाटा ग्रुप्स चैरिटेबल एफर्ट। रतन टाटा के बाद उनकी जगह नोएल टाटा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15th October and the theme was
empowering students to be agent of change. International Day of Rural Women observed on 15th October and World Standards Day observed on 14th October, and the theme was Shared Vision for a Better World, Standard for a Changing Climate. And 17th Wildlife Week observed on 2nd to 8th October, and the theme was Wildlife Conservation through Coexistence. ये most important है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट्स आपको मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे।